हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नॉर्मली जब भी इतिहास जो है पढ़ाया गया है तो बेसिकली वो राजाओं के बारे में होता है, उनके युद्धों के बारे में होता है, थोड़ा बहुत बड़े शहरों का जिक्र आता है और इवन कि कई बार किसानों तक का भी जो है थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल जाता है। बट इस पूरे स्ट्रक्चर्स के परे देश में बहुत सारे ट्राइब्स है, इवन की पूरी दुनिया में जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ रही हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ रही हैं, जिनका हिस्ट्री में रेफरेंसेस बहुत कम मिलता है। इट डजंट मीन कि वो सोसाइटी में कभी थे ही नहीं। तो बेसिकली इस चैप्टर में उन कम्युनिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश है कि मिडिल एज में वो कैसे थे, क्या करते थे, कि उनका जो है मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसा था और समय के साथ उनकी लाइफ में क्या चेंजेज आए। मीन्स मिडिल एज के जो राजाओं के साथ जब उनकी कनेक्शन बने तो उनकी लाइफ पर क्या चेंज आया। तो यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के भीतर। इसके लिए पहले हमको समझना होगा ट्राइब्स और नोमैड्स। तो ये टॉपिक अभी आगे आएगा, फिलहाल जो है हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो नॉर्मली जो हमारा समाज था तो वो एक वर्ण सिस्टम में डिवाइड था। मीन्स सोसाइटी 4 वर्णों में जो है बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। बट इन 4 सिस्टम एडिशनली बाहर से कुछ मुस्लिम्स आए और समय समय पे अलग अलग कम्युनिटीज़ भी आए। बट इनके परे भी आप बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, बहुत सारे ऐसे समूह थे जो कुछ खास रिमोट एरिया में रह रहे थे। तो ये चैप्टर जो है उन्हीं सब के बारे में है। आते हैं उस चीज़ों को देखते हुए। अब बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। तो बेसिकली ट्राइबल्स जो है वो कई तरह के जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में थे। कहाँ पर लोकेटेड थे? तो बेसिकली इनका एरिया जो है रिमोट एरिया है। इट मीन्स कि जो आप जो है राजस्थान के थार डेजर्ट उठा लीजिए, लद्दाख का जो है जो डेजर्ट है, लद्दाख का हिली एरिया हो गया, अरुणाचल हो गया, या फिर मध्य भारत के जो घने जंगल हो गए। तो ये बेसिकली अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो बेसिकली ट्राइबल्स ऐसे इलाकों में थे जहाँ से उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन नहीं था। पहले हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ट्राइबल्स हैं कौन और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो पहली चीज़, जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन है, वो बाकी दुनिया से उस तरह से टच में नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग, कि जो ट्राइबल्स वो होते हैं जिनका सेपरेट लैंग्वेज और कल्चर होता है। मीन्स जो हम लोग जो जिन देवी देवताओं को मानते हैं, जो पूजा पाठ का प्रोसेस होता है, नॉर्मली इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। ये हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हालांकि आज के डेट में ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ ट्राइब्स जो है वो बाकी दुनिया के टच में आ चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने मेन स्ट्रीम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू किया। तीसरी चीज़, इनकी सोसाइटी काफ़ी हद तक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी होती है, चूँकि पैसे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में होता नहीं है और कंपैरेटिवली ये लोग लेस डेवलप्ड होते हैं। तो इस कारण क्या है, इनके यहाँ इनकम के डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। तो इस कारण इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी होती है। चौथी चीज़ क्या है, ये सारे लोग जो है एक किनशिप बॉन्ड में होते हैं। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक ही फैमिली का एक्सपेंशन है। एक ही फैमिली के लोग बढ़ते गए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, इस तरह से एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता है। ठीक है। और कंपैरेटिव सोसाइटी लेस डेवलप्ड होती है, जैसे बता दिया गया। तो बेसिकली उनका काम क्या होता था? एग्रीकल्चर, हंटर गैदरर, हर्डर्स। तो ये 3 जो है मेन है। या तो कोई कम्युनिटी एग्रीकल्चर में कुछ हंटिंग गैदरिंग कर रही है, कुछ हर्डिंग कर रही है, या फिर सारा का सारा जो है मिक्सअप भी जो है, कई लोग ऐसे थे। तो ट्राइब्स कौन हुए? रिमोट एरिया में रह रहे हैं, सेपरेट लैंग्वेज और कल्चर है, इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी है, कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है, और उनका खुद का पूजा पाठ सिस्टम है, और जो है उनके अलग ही भगवान होते हैं। ठीक है। और बाकी दुनिया से बिल्कुल जो है काफ़ी हद तक डिसकनेक्टेड थे। ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म आ रहा है नोमैडिक कम्युनिटीज़। ये नोमैडिक कौन है? तो बेसिकली ये ऐसे कम्युनिटीज़ थे जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते रहते थे। अब क्यों मूव करते थे? तो मेन क्या था कि जो नोमैडिक लोग हैं इनके पास ढेर सारे जानवर होते थे। बकरी पाला, भेड़ पाला, ऊँट पाला, या दूसरा कोई ना कोई जानवर रखते थे। अब जानवरों को तो ढेर सारा चारा चाहिए। अब एक जगह पे रहेंगे तो जानवर जो है सारा खाना खा करके, सारा जो इस ज़मीन पे जितनी भी घास है खा पी करके ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर खाना कहाँ से आएगा? तो ये करते क्या थे, साल के कुछ महीने एक प्लेस पे रहा, उसके बाद जब यहाँ का खाना ख़त्म हो गया तो यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह चले गए। उसके बाद जो है फिर कुछ महीने वहाँ रहे, उसके बाद फिर वापस आ गए। रेफरेंस के लिए एग्जांपल देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आसपास एक कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल। ठीक है। गुज्जर बकरवाल की क्या कहानी है? तो गुज्जर बकरवाल बेसिकली लद्दाख और उसके आसपास के जो है इलाकों में रहते हैं। अब है क्या, जैसे ही विंटर आता है वो पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है।
जब बर्फ़ पूरा हो जाता है तो नेचुरल जानवर खाएंगे क्या, भूखे तो रह नहीं सकते। तो वो अपने जानवरों को लेकर के नीचे कश्मीर वैली में आ जाते हैं। यहाँ पर जो किसान है वो उनका वेलकम करते हैं और इनको अपने खेतों पे लेकर के आते हैं जहाँ पर इनको चारा मिलता है। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि ये जो जानवर टॉयलेट करते हैं उससे ज़मीन फर्टाइल होती है, तो किसानों का ही फ़ायदा हो गया और जो जानवर चराने वाले इनको फोकट का घास मिल गया। जैसे ही फिर समर आने लगता है तो पहाड़ों की बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और फिर से ये जो है लद्दाख की ओर ऊपर की ओर निकल जाते हैं। तो इस तरह से साल भर जो है इनका मूवमेंट चलता रहता है। तो ये हो गया नोमैडिक ट्राइब्स। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ट्राइब्स हैं, नोमैडिक्स हैं, और लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ट्राइब्स कौन है? इनका मूवमेंट नहीं है, ये एक जगह स्टेबल है। ठीक है, तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। ट्राइब्स फिक्स लोकेशन, नोमैडिक्स लगातार जो है मूवमेंट है इनका। ठीक है, जितने भी ट्राइब्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, कुछ जंगलों में है, कुछ हिल्स में है, कुछ डेजर्ट में है। ये सारे के सारे जो है डिफ़िकल्ट प्लेसेस ऑलरेडी बता दिया गया। यहाँ पर जो है इस उनकी सोसाइटी जो है काफ़ी फ्रीडम बेस्ड है। कास्ट सिस्टम स्टार्टिंग दौर में नहीं था, बट धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप हुई हैं और ये सारे लोग मिलजुल करके रहते थे, एक साथ अपना काम करते थे। हु आर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल लोग कौन हैं? तो ट्राइबल्स के बारे में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिले। बेसिकली ट्राइबल्स बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि बताया था, वो बहुत डेवलप्ड सोसाइटी थी नहीं। तो बेसिकली कुछ खास इलाकों में उन्होंने पहाड़ों पर जो है पेंटिंग बनाई, जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, वहाँ पर पहाड़ों पर उन्होंने कुछ पेंटिंग बना के रखी है। कुछ अपने उनका जो मोस्ट ऑफ लिटरेचर है वो ओरल ट्रेडिशन में, इट मीन्स उन्होंने जो है गीत गाए, ठीक है, उन गानों में अपनी कहानियों को दर्ज किया और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सुनाते चले गए और उन्होंने रिटन में नहीं रखा। ठीक है, तो ये इनकी खास बात थी। और ये देश के लगभग हर इलाके में कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो समय के साथ काफ़ी पावरफुल रहे। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा किया। जैसे पंजाब में एक ट्राइब थी खोखर, ठीक है, और 14 सोसाइटी तक आते आते गख्खर जो है इंपॉर्टेंट हो गए। कहाँ पर? पंजाब। अब ये पंजाब में एक चीज़ ध्यान में रखना, ये पंजाब जो है आज का छोटा वाला पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान के हिस्से को लेकर के है। ठीक है, इनके जो चीफ थे जो गख्खर कम्युनिटी के, कमाल खान गख्खर, वो जो है मुगलों अकबर, जब मुग़ल बादशाह अकबर था उनके टाइम जो है उनको एक मनसबदार का दर्जा मिला, एक बड़ा जो है रैंक मिला कि आप उस पूरे इलाके पर रूल करेंगे। इसी तरह से मुल्तान और सिंध, ये सब पाकिस्तान के इलाके हैं। वहाँ पर जो है एक लंगा और अरगोन्स, ये जो है दो बड़ी ट्राइब्स थी जो कि जो है इस पूरे एरिया पर रूल कर रही थी। इसी तरह से एक और कम्युनिटी थी बलूच। आप अक्सर जो है बलूचिस्तान का नाम सुनोगे, पाकिस्तान का जो है एक काफ़ी डिस्टर्ब्ड इलाका है। तो ये भी एक पावरफुल कम्युनिटी थी जिसने अपना साम्राज्य बनाया। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो पूरा इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है। याद रखिएगा, अगर मैप में दे दिया तो आप जो है इसको पाकिस्तान में लोकेट करेंगे, भूल करके भी गख्खर, खोखर और इन सब को जो है आप इंडिया में लोकेट नहीं करेंगे। ये सब जो है पाकिस्तानी ट्राइब्स हैं। हर उस दौर में चूँकि इंडिया में ही थे, इसलिए जो है हम इंडियन हिस्ट्री में इनको पढ़ते हैं। अब ये जो सोसाइटीज़ थी बेसिकली ये क्लान्स में डिवाइडेड थी, जिनके अपने अपने चीफ होते थे। अब ये क्लान्स की कहानी क्या है? तो क्लान्स जो है ये एक तरह का ग्रुप ऑफ फैमिली है। मैंने आपको क्या बताया, जो ट्राइब्स थे वो बेसिकली एक फैमिली से ही जुड़े हुए थे। तो एक फैमिली के भीतर भी कई ग्रुप हो, जैसे एक बाप हुआ, उसके 4 बेटे हो गए, ठीक है, फिर उन चारों की शादी हुई। तो इस तरह से एक घर के मुखिया के अंडर 4 जो है छोटी फैमिलीज़ हो गई। तो वैसे ही जो भी ट्राइब्स थे उन ट्राइब्स के अंदर भी जो है कई सब ब्रांचेस थे और इन्हीं सब ब्रांचेस को जो है क्लान्स बोलते थे। ठीक है, कंप्लीट सोसाइटी ये जो है ट्राइब हो गई और उसके जो ब्रांचेज हो गए दैट इज़ क्लैंस। ठीक है, तो ऐसे ही जो ट्राइब्स थे उनके अंदर कई क्लान्स थे और हर क्लान का अपना एक चीफ होता था और मिलजुल करके काम करते थे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में के जो है एक शिपर्ड ट्राइब गद्दी का जिक्र आता है। ऐसे ही जो है नॉर्थ ईस्ट में नागा हैं, अहोम हैं और अलग अलग ट्राइब्स रहे हैं। अगेन थोड़ा सा अगर मैप में देख लें तो जो है सॉरी ये जो है आपका अहोम, ये सब अभी आगे हम मैप पे देख लेंगे। एक साफ साफ रुक आइए देख ही लेते हैं मैप पे। तो जो गद्दी हैं वो आपको यहाँ हिमाचल में मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है आपको गद्दी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अहोम मिलेंगे। ठीक है, जो गख्खर खोखर हैं वो इस इलाके में मिलेंगे। याद रखिए ये पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं।
नागा, ये जो है नागालैंड में है। इसी तरह से बिहार और झारखंड के इलाके में एक बड़ी कम्युनिटी थी चेरो, ठीक है। इन्होंने जो है एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया था। बिहार झारखंड कहाँ पे, अगेन फिर से मैप पे देखते हैं, ये जो इलाका है यहीं पर जो है चेरो कम्युनिटी जो है रूल कर रही थी, और ये बड़ी पावरफुल और रिच कम्युनिटी थी। और इस पूरे इलाके पर कब्जा करने के लिए अकबर ने राजा मान सिंह को भेजा, एक बड़े जो है इनके फेमस जनरल थे, और उन्होंने 1591 में इस पूरे इलाके पर कब्जा किया, और यहाँ से उनको काफ़ी सारा जो है पैसा इनको मिला, जिसको लेकर के वो खजाने में आए। बावजूद इसके इस इलाके में जो चेरो जो है प्रभावी रहे, और औरंगजेब जो है दोबारा फिर से जो है इस इलाके में आता है, और उसने कई चेरो के जो फोर्ट्स हैं उन सबको जो है उसने छीन लिया। उसके बाद जो है इसी इलाके में, खासकर झारखंड और बंगाल के इलाके में, मुंडा और संथाल ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और ये उड़ीसा तक फैली थी। खैर आगे चलते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोली, बराड़ और दूसरे ट्राइब्स रहे हैं। कहाँ पर, फिर से मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो महाराष्ट्र कर्नाटका का इलाका, सॉरी इसमें आंध्रा मैंने कर दिया, ये जो इलाका है, सॉरी, ये जो इलाका है, ये जो महाराष्ट्र और ये कर्नाटका, इस इलाके में जो है दो ट्राइब का रेफरेंस आता है। कौन कौन, कोली और बेराड। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी। कोली जो है गुजरात में भी है, और इस तरह से और भी जो है कई और ट्राइब्स है। ये बेसिकली आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आप क्लास 7 में हो, आप जो है वो आगे हम देखते हैं। इसी तरह से राजस्थान में एक भील ट्राइब रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, और मध्य प्रदेश में गोंड ट्राइब रही है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गोंड कहाँ तक फैले हुए हैं, एक बड़ी कम्युनिटी रही है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमैडिक्स के बारे में बताया था कि ये हमेशा जो है एक जगह पे फिक्स होके नहीं रहते थे, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और जो है इनके पास चूँकि जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये उसका मिल्क हो गया, मीट हो गया, घी हो गया, वुल हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो किसानों से एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर के शेपर्ड थे वो नीचे आते थे, तो एक तो उनका किसान इसलिए वेलकम करते थे कि जो है उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो उनके टॉयलेट्स हैं, वो उनके खेतों को फर्टाइल कर रहे हैं। एडिशनली वो लोग प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते थे, मतलब किसानों ने उनको जो है अनाज दे दिया, और बदले में उन जानवरों के जो ऊन निकलता था उससे शॉल बनाते थे, वो शॉल इनको बेच देते थे, मीट बेच देते थे, मिल्क बेचते थे, घी बेचते थे। तो इस तरह से जो सेटल सोसाइटी थी और ये नोमैडिक्स थे, इनके बीच एक्सचेंज चलता था। इसी तरह से जो ट्राइबल्स थे वो जंगलों से लकड़ी लेकर के आते थे, वो जंगलों से हाथी पकड़ के लेके आते थे, शहद लेके आते थे, मेडिसिन लेके आते थे, और ये सारा सामान वो किसानों या फिर जो है अब बाज़ार में बेचते थे, और बदले में उनको अनाज मिलता था। तो इस तरह से ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अनटच्ड भी नहीं थे, मतलब मेन स्ट्रीम से पूरे अनटच नहीं थे, वो उनके कांटेक्ट में बने हुए थे। हाँ, ये था कि वो उस तरह से जो है मेन सोसाइटी में, गाँव में, शहरों में नहीं रह रहे थे। एक और फेमस कम्युनिटी रही है बंजाराज। ये लोग जो है काफ़ी बड़े ट्रेडर्स थे। बाकी सारे जो अभी तक ट्राइब्स पढ़े हैं वो काफ़ी बैकवर्ड तरीके के कम्युनिटीज़ थे, बट जो बंजाराज हैं ये काफ़ी डेवलप्ड कम्युनिटीज़ थे, और ये जो है बेसिकली बिजनेसमैन थे। ये जो है बड़े बड़े कारवां लेकर के चलते थे, और कारवां क्या है, तो ये जो है हज़ारों जो है बैलगाड़ी यहाँ ले करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और अनाज और दूसरी जगह यहाँ से वहाँ बेचते रहते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो है अपने मार्केट सिस्टम को चलाने के लिए उसने किया क्या था, उसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी, तो और उसने मार्केट में रेट को एकदम फिक्स कर दिया। वो ये चाहता था कि कोई भी जो है हमारे यहाँ चीज़ें महंगे भाव पे ना बेचे, ठीक है। उसने हर चीज़ का भाव तय कर दिया। अब दिक्कत यह है कि मार्केट में जैसे ही माल की सप्लाई कम होगी तो वैसे ही जो चीज़ों के दाम बढ़ते थे। तो उसने बंजारों को हायर किया, कहा कि किसी भी हाल में हमारे जो एरिया है, चाहे फसल हो चाहे ना हो, हमारे एरिया में प्रोडक्ट जो क्रॉप्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। तो उसने अलग अलग इलाकों से अनाज बंजारों को काफ़ी सारा एडवांस दिया, ताकि आप सामान लेकर के हमारे यहाँ हमेशा जो है सामान अवेलेबल रखिए, ताकि चीज़ों का भाव ना बढ़े। इसी तरह से एम्परर जहांगीर ने भी जो है बंजारों के जो मूवमेंट पर के बारे में काफ़ी कुछ रेफरेंस दिया हुआ। इवन कि ऐसा भी रिकॉर्ड मिलता है कि कुछ बंजारे जो है जब मुग़ल आर्मी चलती थी उनके साथ साथ 1 लाख जो है
बैल जो है वो चलते थे सिर्फ अनाज ढोते। यू कैन इमेजिन 1 लाख बैल का मतलब 50,000 बैलगाड़ियाँ जो है इतना अनाज जो है मुग़लों के लिए जो है मूव करती थी। यू कैन इमेजिन 50,000 बैलगाड़ी पर कितना जो है ग्रेन लगता होगा। तो इस हद तक जो है बंजारों का ट्रेड था, इस हद तक उनका काम था। पीटर मंडी जो है एक ब्रिटिश ट्रेडर थे, वो जब इंडिया आए थे तो बंजारों के बारे में वो बताते हैं कि एक सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि बंजारा कम्युनिटी है जिसके पास 14,000 बैल हैं, मीन्स कम से कम 7,000 बैलगाड़ियाँ रही होगी, और सब पर जो है काफ़ी सारा अनाज लदा हुआ था। बेसिकली उसमें क्या क्या था, तो वीट और राइस था। इन बंजारों के साथ साथ जो है उनके जो फैमिली वाले भी थे, उनके वाइफ्स थे, उनके बच्चे जो है, ये सारे लोग साथ साथ ही चल रहे थे। चूँकि हमेशा ही मूव करते रहते थे तो इसलिए इन्होंने कहीं परमानेंट घर नहीं बनाया, अपनी फैमिली को भी जो है वो साथ साथ ही लेकर के घूमते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे, उनके पास खुद के बैल होते थे। कई बार जो है जो मर्चेंट्स लोग होते थे वो उनको हायर करते थे, बट मोस्ट ऑफ केस में जो बंजारे हैं वो खुद ही जो है अपने आप में मर्चेंट्स थे। वो करते क्या थे, सस्ते रेट पर अनाज खरीदते थे और उन जगहों पर लेकर के जाते थे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। कई एक टांडा में जो एक ग्रुप होता था उसमें 6 से 7 हज़ार लोग होते थे। यू कैन इमेजिन कि 7,000 लोगों की टीम जो है एक साथ जा चलती थी, और ये लोग जो है 6 to 7 माइल्स जो है पर डे चलते थे। और जहाँ कहीं भी जो है जब मौसम ठंडा हो जाता था या रात होने वाली होती थी तो वो अपने जानवर एक जगह रुक जाते थे और अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे, और कोई भी उनको मना नहीं करता था कि आप हमारे यहाँ से घास क्यों लेकर के जा रहे हो। इनके मूवमेंट का जो है एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे जो है इन लोगों का मूवमेंट था। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी मुगल बादशाह है उसको फ़ौज है, अब 5 लाख 10 लाख की फ़ौज होती थी। अब 5 लाख फ़ौज को अनाज चाहिए, तो वो अब बंजारे करेंगे क्या कि यहाँ जो है बिहार झारखंड बंगाल से अनाज उठाया और ले करके जो है दिल्ली आ गए, यहाँ अनाज बेच दिया, बदले में पैसा मिला। यहाँ से उन्होंने कुछ क्राफ्ट वर्क उठा लिया, मतलब जो है वहाँ पर कुछ जरी का सामान उठा लिया, कुछ डेकोरेटिव वर्क्स उठा गए। वहाँ से ये सूरत आ गए, सूरत आकर के यहाँ जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनको सामान बेच दिया, ठीक है। बदले में जो यूरोप से जो चीज़ें आई हैं उसको लेकर के वो फिर जो है दिल्ली आ गए, या फिर जो है यहाँ चले आए, यहाँ जाकर के किसी और राजा को कुछ सामान बेच दिया। तो इस तरह से लगातार इनका मूवमेंट चलता रहता था। सालों भर ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और ट्रेड करते रहते थे। तो बंजारा जो है वो जितने भी जो नोमैडिक्स थे उनमें सबसे डेवलप्ड कम्युनिटीज़ रही थी। खैर जो बाकी जो पास्टोरल्स थे वो जो है बेसिकली एनिमल को रियर करते थे और उनको एक की जो है खरीद बिक्री करते रहते थे। कुछ जो है गांव में रहते थे, कुछ इधर उधर मूव करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, द न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो कुछ कास्ट धीरे धीरे जो है जैसे जैसे जो है ये मेन सोसाइटी के कांटेक्ट में, आप देख रहे हो कि वो बाकी सोसाइटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है इन्होंने उन सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। इनके भीतर भी जो है जातियाँ बनने लगी, या फिर हिंदू धर्म ने इनको अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने कई नई जातियाँ बनाई। जैसे और स्पेशली उन्होंने किया क्या, जो जिस तरह का क्राफ्ट वर्कर था, इट मीन जो लकड़ी का काम कर रहा है उसको बढ़ई का टैग दे दिया, जो मकान बना रहा है उसको जो है मैसन यानी कि राजमिस्त्री का टैग दे दिया, जिसने लोहे का काम करना शुरू किया वो एक लोहार जाति बन गई। तो इस तरह से जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पूरा चेंज हो जाता है। अब जो है वो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। कास्ट की याद रखिए, तीन जो है उनकी खासियत है, किसी भी कास्ट की 3 खास चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि वो उनकी शादी अपने ही उसमें होती है, ठीक है, हर कास्ट अपनी शादी जो है अपने ही सिस्टम में करता है। सेकंड थिंग कि हर कास्ट का एक खास जो है वर्क होता है, इट मीन्स कि पंडित है तो वो पूजा पाठ ही करेगा, ठीक है, और वो जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। जो लोहार है उसको लोहे का ही काम करना है। आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट पहले ये थी, जो सुनार है वो सोने का ही काम करेगा या उससे एक्सपेक्ट किया थी। और तीसरी चीज़ क्या थी कि जब भी शादी ब्याह होता था तो वो एक साथ ही खाते थे, मीन सुनार लोगों का एक अलग खाना बनेगा, अलग से खाएंगे, जो लोहार हैं वो अलग से खाएंगे। तो ये 3 जो है कॉमन चीज़ें थी जो जाति को डिसाइड करती थी। और जाति जो है बाई बर्थ है, ये याद रखिएगा, जाति बाई बर्थ है। तो ये इसी तरह से एक छोटा सा रेफरेंस मिलता है रथकार ट्राइब्स के बारे में, जो कि जो है त्रिचिरापल्ली तमिलनाडु मिला था। तो यहाँ उनके बारे में बताया गया, ये वो लोग थे जो बेसिकली लकड़ी का काम करते थे, जो कोचेज बनाते थे, रथ बनाते थे, मंदिरों के लिए गेटवे बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, और जो है
सैक्रिफाइस करने के, जहाँ पे जो बलि दी जाती है उसके लिए इक्विपमेंट बनाते थे, मंडप बनाते थे और राजा के लिए ज्वेलरी बनाते थे। तो इसी तरह से एक नए तरह की कम्युनिटी उभर के आती है, राजपूत्स। बेसिकली ये जो ट्राइबल्स थे या फिर जो बाहर से जो फॉरेनर्स आए, उनका जब हिंदुआइजेशन हुआ, मीन्स हिंदू धर्म ज्वाइन किए, और उन्होंने में से कईयों ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। अब दिक्कत ये थी कि हिंदू धर्म ज्वाइन तो कर लिया, बट उनको अब किस में रखें, ब्राह्मण में रखें, क्षत्रिय में रखें, वैश्य में रखें कि शूद्र में रखें। तो अब वो इस पूरे सिस्टम से बाहर थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ब्राह्मण को काफ़ी सारा डोनेशन दिया और ब्राह्मण्स ने एक पूरी नई कैटेगरी बना दी, राजपूत। अब राजपूत का मतलब क्या है, राज, राजा, पुत्र मतलब पुत्र मतलब राजा का बेटा। तो इस तरह से कैटेगरी से बाहर भी हो गए, एट द सेम टाइम उनको एक स्टैंडर्ड स्टेटस भी दे दिया। तो इस तरह से ये जो है बेसिकली ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो कि या तो बाहर से आए थे या ट्राइबल से, हुण, चंद। तो ये जो है, ये एक नई जो है कम्युनिटी बन करके आती है, राजपूत्स। और ये जो है इंडिया में काफ़ी फेमस रही है 11वीं-12वीं सेंचुरी से, इवन कि आज भी ये बहुत फेमस रहे हैं। तो माना जाता है मोस्ट ऑफ राजपूत जो थे ये बेसिकली नॉन जो है हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। इट मीन्स आइदर दे आर ट्राइब्स और दे आर फॉरेन बैकग्राउंड पीपल, जिन्होंने जो है पुराने राजाओं को रिप्लेस किया और खुद जो है पावरफुल बन गए, और इस कारण ब्राह्मण्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। बट जब ये ट्राइबल्स लोग और फॉरेनर लोग जब जो है मेन स्ट्रीम में आए, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, उनके भीतर भी कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मीन्स जो रिच एंड पावरफुल थे उनको अपर कास्ट दे दिया, और जो लोअर थे उनको जो लोअर जातियों में फिट कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात है, जब भी कोई कम्युनिटी बनती है तो हर कोई तो पावरफुल होता नहीं है। तो जो उनके राजा लोग थे, जो उनके बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको उन्होंने अपर कास्ट में फिट कर दिया, और जो लोअर लोग थे उनको छोटी जातियों में डाल दिया गया। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान साइड की जो ट्राइब्स थे, उन्होंने जो है इस्लाम को ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो पूरी जो है मुस्लिम प्रभाव वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी, जब मेन स्ट्रीम में सोसाइटी में आती है, तो वो इस्लाम ज्वाइन करते हैं। बाकी भारत में चूँकि हिंदू धर्म डोमिनेटिंग था, तो वो जो है हिंदुज़म ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को बायकॉट किया। चूँकि इस्लाम में जो है कास्ट सिस्टम होता नहीं है, तो उनके भीतर कास्ट सिस्टम नहीं रहा। दूसरी ओर जिन ट्राइब्स ने हिंदू धर्म को ज्वाइन किया, वहाँ पर कास्ट सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर दो ट्राइब का रेफरेंस आता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है गोंड कम्युनिटीज़। गोंड बेसिकली कौन है? तो गोंड जो है मिडिल इंडिया में रहने वाली एक बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल ट्राइब्स है। इनका जो स्टेट है दैट इज़ कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना मतलब लैंड ऑफ गोंड्स, गोंड कम्युनिटी का लैंड। तो ये करते क्या थे? तो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मीन्स एक जगह उन्होंने जंगल जलाया, खेती किया, खेती करने के बाद फसल काटी, इसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए। जो गोंड सोसाइटी थी वो कई जो है छोटे छोटे क्लान्स में डिवाइडेड थी। क्लान्स आपको बता दिया था कि सब फैमिलीज या सब ग्रुप्स। ठीक है, हर क्लान के पास अपना राजा या राय होता था। ठीक है, पहली चीज़, सोसाइटी कई क्लान्स में डिवाइडेड है और हर क्लान्स के पास खुद का राजा है। अब जैसे जैसे जो है दिल्ली सल्तनत पावरफुल डिक्लाइन होती गई, जो गोंड किंगडम है वो जो है पावरफुल होते गए। इवन कि अकबर के टाइम तक आते आते जो गोंडवाना है, उनका जो स्टेट था गढ़कटंगा, उनके पास 70,000 विलेजेस थे। यू कैन इमेजिन कि वो इतना बड़ा जो है राज्य बन गया था गोंड ट्राइब्स का, जिसके अंदर 70,000 जो है गांव हुआ करते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता? तो ये जो है हाईली सेंट्रलाइज था। मीन सारी पावर जो है वो राजा के ही हाथ में होती थी। जो राज्य को कई गढ़ में डिवाइड किया गया, जो पूरा स्टेट था उसको कई गढ़ में डिवाइड किया गया। जो गढ़ है उसको जो है हर एक गोंड क्लान को दे दिया गया। हर क्लान के पास एक गढ़ होता था। गढ़ के भीतर गढ़ को डिवाइड किया गया 84 में। 84 गांव का सेट होता था। उसको फिर सब डिवाइड किया गया 12 गांव के बरहोत में, और सबसे छोटा जो यूनिट था विलेज। इसको फिर से देखते हैं। सबसे छोटा हो गया विलेज, ठीक है। उसके बाद जो है बरहोत। बरहोत क्या है? तो 12 गांव का है। उससे बड़ा जो है 84, और ये 84 गांव का सेट है। और उसके बाद आता है गढ़, ठीक है। और गढ़ के ऊपर आता है गढ़कटंगा, जो कि पूरे कंट्री का है, ठीक है। तो ये इनके जो है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था। सबसे नीचे विलेज, विलेज के ऊपर बरहोत, बरहोत के ऊपर 84, 84 के ऊपर गढ़, गढ़ के ऊपर गढ़कटंगा स्टेट पूरा। आज जैसे जैसे जो है जो इनका एम्पायर था वो पावरफुल होता गया, वैसे वैसे ही जो है इनकी इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी वो अनइक्वल होती गई।
राजा ने क्या किया, ब्राह्मणों को काफ़ी सारा लैंड डोनेट किया, कई लैंडलॉर्ड्स बन गए जिनके पास काफ़ी इनकम थी। तो सोसाइटी में अब इक्वालिटी ना रह करके, चूँकि बेसिकली वो किसान और जो है किसान थे तो पहले इनकम थी नहीं, बट जब राज्य बन गया काफ़ी सारा टैक्स आने लगा तो इनकम का डिफरेंसेस आ गया। तो इस तरह से जो उनकी इक्वल बेस्ड सोसाइटी थी वो कम हो गई। इसी तरह से जो गोंड चीफ थे वो अब जो है खुद को राजपूत का टैग देने लगे। जो उनका एक राजा था अमन दास, उन्होंने जो संग्राम शाह का जो है टाइटल उठाया कि दिखाना चाहता था कि मैं अब राजपूत हूँ, अब मैं एक ट्राइबल नहीं रहा। उनका जो बेटा था दलपत, उसकी शादी जो है एक चंदेल राजकुमार, चंदेल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव पावरफुल जो है ट्राइब जो है राजपूत कम्युनिटीज़ थी, उसमें इनकी शादी होती है। इट मीन्स कि अब वो राजपूतों की हैसियत के बराबर आ जाते हैं। दुर्गावती, खैर दलपत राय की जो डेथ बहुत जल्दी हुई आती है, लेकिन दुर्गावती ने सिस्टम को बहुत अच्छे से संभाला और उसके टाइम में जो है गढ़कटंगा अपने पीक पर आ गया। बट ये वो टाइम था जब मुग़लों का एक्सपेंशन बहुत तेज़ हो रहा था और मुग़ल सूबेदार आसफ़ खान को भेजा गया, कहा कि आप इस एरिया पे कब्जा कीजिए। रानी दुर्गावती ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन फाइनली एक छोटा राज्य था और अकबर बहुत पावरफुल थे, तो अकबर के जो सेनापति थे आसफ़ खान, उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया और फाइनली जो है उसके बेटे की भी डेथ हो गई। गढ़कटंगा की जो है काफ़ी रिच स्टेट था और इसको जो है काफ़ी सारा इनकम होता था हाथियों की सेलिंग से। चूँकि आसपास पूरा जंगल इलाका था तो ये जंगलों से हाथी लेकर के आते थे और ये हाथी जो है दूसरे राज्यों को बेचते थे, जिससे इनको बहुत कमाई होती थी। जब मुग़लों ने इनको हरा दिया तो हराने के बाद इनको काफ़ी सारा सोना चांदी और हाथी मिला। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस राज्य का कुछ हिस्सा जो इम्पोर्टेंट इलाका था उसको मुग़ल सल्तनत ने मिला लिया, बाकी जो है चंद्र शाह जो कि जो है बीर नारायण कौन, दुर्गावती का बेटा, उसका चाचा था, उसको दे दिया गया। बट धीरे धीरे जो है ये जो गढ़कटंगा राज्य है वो बहुत कमज़ोर होता चला गया और बाद में जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी बुंदेल और मराठा वो पावरफुल हो गए। दूसरी जो कम्युनिटीज़ है अहोम बेसिकली असम की कम्युनिटी है। एक बार मैप पे देख लेते हैं अहोम साम्राज्य के बारे में। तो बेसिकली ये जो है अहोम का साम्राज्य है, जो आप देख सकते हो अरुणाचल से लेकर असम तक का इलाका जो है इनके कंट्रोल में था। सॉरी। तो अब अहोमों की लाइफ क्या थी? तो अहोम जो है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा वैली में थे। ये जो आप ब्रह्मपुत्रा रिवर देख रहे हैं, तो बेसिकली ये इसी इलाके में फैले थे और ये लोग जो है म्यांमार से माइग्रेट करके आए थे। ठीक है, ये म्यांमार साइड से इंडिया में एंटर किए थे। बेसिकली दीज आर माइग्रेटेड कम्युनिटीज़। इंडिया में आने के बाद इन्होंने जो पुराना सिस्टम था जिसमें जो अलग अलग लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनके यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको भुइयाँ बोलते थे। आज भी असम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है भुइयाँ, आज भी बोलते हैं भुइयाँ बरभुइयाँ, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ रही है। तो जो अहोम के जो हेड लोग थे उन्होंने इस भुइयाँ सिस्टम को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया और एक बड़ा किंगडम बनाया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया। इसके बाद हर राजा करता है आसपास के जो छोटे राज्य होते हैं उनको मिला देता है। तो 1523 में चुटियाज़ और कुछ हाजो और 1581 में इन दो राज्यों को दोनों ट्राइब्स को हरा दिया और इनके साम्राज्य को मिला दिया। इस तरह से अहोम स्टेट जो है एक बहुत पावरफुल स्टेट बनता है। और 1530 तक आते आते इन्होंने फायर आर्म्स यूज़ करना शुरू किया और 1660 तक आते आते इनके पास बढ़िया क्वालिटी के गन पावर्स और कैनन्स आ गई थी। तो इस तरह से ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। इसी टाइम जो मुग़ल साम्राज्य था वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा था और मुग़लों को लग रहा था कि असम की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, तो उनको लगा अगर इस इलाके पे कब्जा हो जाए तो हमको काफ़ी सारा रेवेन्यू मिल सकता है। तो 1662 में एक मुग़ल सेनापति थे, काफ़ी फेमस रहा मीर जुमला, उसने इस अहोम साम्राज्य पर अटैक किया और यहाँ के जो एक बहुत बड़े जो है महानायक कह सकते हो लाचित बरफुकन, कभी मौका मिले लाचित की कहानी सुनना, बहुत ज़बरदस्त कहानी रही है। मीर जुमला ने अटैक किया अहोम स्टेट पर और अहोमों ने इनको बहुत बुरे तरीके से हराया था। कुछ हद तक ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ भी रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि जो है जो मुग़ल सेना थी वो असम के बारे में बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली परिचित नहीं थी और अहोम लोग लड़े भी बहुत शानदार तरीके से और मुग़ल फ़ौज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हराया था। तो आप देख सकते हो कि अहोम जो है एक भले ही एक ट्राइब थी फिर भी वो कितने पावरफुल रहे। अहोम स्टेट जो है फोर्स लेबर पर डिपेंड था। अब ये फोर्स लेबर की कहानी क्या है? फोर्स लेबर का मतलब हर एक को जो है फोर्सफुली काम करना होता था इस राज्य के लिए। जो सैनिक थे, जो इनके लोग थे, जो लोग फ्री में काम करते थे, उनको पाइक बोलते थे। क्या टर्म है? दैट इज़ पाइक्स। पाइक्स जो है ये जो है फ्री में काम करने वाले लेबर्स थे। हमेशा जो है हर कुछ साल पे ये
पूरे पॉपुलेशन की काउंटिंग करवाते थे कि देश में कितनी आबादी है, हर गांव में कितने लोग हैं, और हर एक गांव को राजा के लिए फ्री में काम करने के लिए लोगों को भेजना होता था। जैसे उन्होंने एक पूरी लिस्ट बना ली कि गांव में ठीक है 100 लोग हैं, तो इस साल ये 10 लोग जाएँ, इस महीने ये 10 लोग जाएंगे, अगले महीने दूसरे 10 लोग जाएंगे। तो इस तरह से एक रोटेशन से लोगों को जाना होता था सरकार के लिए फ्री में काम करने के लिए। आप जिन इलाकों में हैवी पॉपुलेशन थी, अहोम लोगों का साम्राज्य फैल रहा है, तो जहाँ जहाँ लेस पॉपुलेशन है वहाँ इन्होंने लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया। इस तरह से जो अहोम साम्राज्य फैलता चला गया और इन्होंने एम्पायर को काफ़ी सेंट्रलाइज, काफ़ी मजबूती से बना के रखा। जितने भी एडल्ट मेल्स थे, चूँकि पॉपुलेशन कम है, तो सबको आर्मी में सर्व करना कंपलसरी था कि अगर आप जो है एडल्ट हो चुके हो तो आपको जो आर्मी में रहना ही रहना है। जिस समय खाली टाइम होता था तो उस टाइम ये लोग जो है नदियों के, चूँकि आप आज भी जो असम में बाढ़ बहुत आती है, तो नदियों के किनारे डैम बनाना, इरिगेशन फैसिलिटी बनानी है, पब्लिक वर्क्स मतलब कम्युनिटी हॉल ये सब बनाने हैं, तो ये काम उनको करना होता था। इसी तरह से उन्होंने राइस कल्टीवेशन की नई टेक्निक स्टार्ट की, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी सारा बढ़ गया। अहोम सोसाइटी भी कई क्लान्स में डिवाइडेड थी, जिसके इनके क्लान्स के लिए जो टर्म आ रहा है दैट इज़ खेल। खेल क्या है? तो अहोम क्लैन है। अहोमों के पास जो है आर्टिशंस बहुत कम थे, जो क्राफ्ट वर्कर थे इनके पास थे नहीं, क्राफ्टिंग काम नहीं था, बेसिकली इनको खेती आती थी तो क्राफ्टिंग का वर्क नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बाकी के राज्यों से जो है क्राफ्ट वर्कर्स को इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ आकर के आप काम कीजिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे पैसे दिए, जिससे कि जो है इनके यहाँ भी जो है अच्छे स्किलफुल चीज़ें बनने शुरू हुई। जो पीजेंट्स थे, जो भी जो लैंड थी, वो सारे के सारे पूरे गांव की होती थी, मतलब किसी का इंडिविजुअल लैंड नहीं होता था, वो पूरे गांव का होता था। और गांव की जो जो कम्युनिटी होती थी वही जो है अलग अलग लोगों को खेत देती थी कि तुमको इस पे खेती करनी है। इवन कि राजा भी जो है गांव का जो मुखिया है उसके कंसेंट के बिना जो है उनकी ज़मीन नहीं ले सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भले ही राजशाही है, लेकिन फिर भी गाँव का जो गाँव बूढ़ा है, जो आप गांव का मुखिया है और गांव के जो पंच लोग हैं, उनकी सहमति के बिना राजा तक को जो अधिकार नहीं दिया गया कि वो उनकी ज़मीन उठा ले। अहोम लोगों के पास अपने ट्राइबल गॉड्स थे, लेकिन 70th सेंचुरी जो है का हाफ बीतते बीतते उन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म को अडॉप्ट करना शुरू किया, हिंदुज़म ज्वाइन करना शुरू किया, और टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को खूब सारा डोनेशन दिया गया। एक राजा थे शिव सिंह, जिनके टाइम में जो है हिंदू धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से नहीं छोड़ा और अपने ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहे। देखिए गोंड क्या है, वो टोटली हिंदू हो गए, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा। दूसरी ओर अहोम जब आते हैं तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो किया, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। अहोम सोसाइटी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी, पोइट स्कॉलर्स को काफ़ी सारा लैंड ग्रांट्स दिया गया, थिएटर्स बनाए गए, और उन्होंने जो है संस्कृत की कई सारी किताबों को उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इवन कि खुद का भी इतिहास लिखा। उनकी जो इतिहास की बुक है दैट इज़ कॉल्ड बुरानजी, जो कि अहोम लैंग्वेज में, और उसके बाद जो है उन्होंने असमीज़ लैंग्वेज में लिखी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सोसाइटी रही है, मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के परे भी कई ट्राइबल्स रहे हैं, और वो ट्राइबल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहे हैं जैसे कि जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ रही हैं। अगेन एक छोटा सा रेफरेंस आता है मंगोल्स के बारे में। तो मंगोल जो है दुनिया के सबसे खतरनाक और बदनाम लोगों में से रहे हैं। एट द सेम टाइम दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला जो राजा था चंगेज़ खान, वो भी जो है मंगोल ही था। बेसिकली वो ट्राइबल्स ही थे, जो कि जो है चाइना के ठीक नॉर्थ में जो है एक छोटी सी कंट्री है मंगोलिया, वहीं से ये लोग ग्रो किए थे और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। चंगेज़ खान, एक्चुअली इंग्लिश में गंगेज़ खान लिखते हैं और पढ़ते इसको चंगेज़ खान है। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका दिन शुभ हो।